नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज का ये क्लास जो है साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा फ्लैट बार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो प्रकाश का पता लगाते हैं? कौन सा फ्लैट बार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो ये प्लेनेरिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेनेरिया में जो है यह फ्लैट बार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो कि प्रकाश का पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है क्षेत्रफल पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिबल का प्रभाव जो है यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या होता है? जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक में क्या होता है? तो ये होता है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जो है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? दिए गए तापमान पर ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो ये होती है एल्यूमिनियम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम जो है एल्यूमिनियम में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है? मेंडल ने F1 पीढ़ी से पौधे से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वपरागन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वपरागन द्वारा जो है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज पद्धति जो है प्राप्त किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो ये होते हैं 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो ये मांसपेशियां गतिविधियों का संवेदन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मांसपेशियां गतिविधियों का संवेदन से जो है अनुमस्तिष्क संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह बेकिंग पाउडर का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का जो है टार्टरिक एसिड जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइक्रोम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइक्रोम का उपयोग जो है सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेलुलोज और पैक्टिन से जो है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर
कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो किसका बना होता है। अस्थिर कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो किसका बना होता, तो ये बना होता कॉपर और पोटेशियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर और पोटेशियम का जो है वो अस्थिर कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो कि बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यह 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 जो है के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2.42 जो है यह हीरा के निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है। इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जर्मेनियम के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संवेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है आभासी और पार्श्विक उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आभासी और पार्श्विक उल्टा जो है यह समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वदेशी रूप से रूपरेखित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत की स्वदेशी रूप से रूपरेखित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो यह निर्भय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्भय जो है यह भारत की स्वदेशी रूप से रूपरेखित और विकसित जो है सबसे लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉरिक्सीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। थॉरिक्सीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो यह आयोडीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन जो है थॉरिक्सीन के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब होता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब क्या होता है, तो ये जनक शुद्ध और अभिजनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनक शुद्ध और अभिजन जो है मेंडल नियम के जो है तभी लागू होता है जब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। कौन सी यौगिक में एक क्रियात्मक समूह में OH है, तो यह अल्कोहल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्कोहल में जो है यह एक क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान
बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है ये बेरियम सल्फेट बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सोडियम सल्फेट को समाधान बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायद करती है? ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायद करती है? तो ये करती है कार्टिलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्टिलेज जो है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को जो है मुलायद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमिक उपकरणों का वर्तमान बोलदेव ग्राफ किसके रूप में है? ओमिक उपकरणों का वर्तमान बोलदेव ग्राफ किसके रूप में है? तो यह रैबिक ग्राफ के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रैबिक ग्राफ के रूप में जो है ओमिक उपकरणों का जो है वर्तमान बोलदेव ग्राफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो है सामान्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिथियम जो है यह सबसे हल्की धातु है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।